दोस्तों साथियों, अपने क्लासें ज्योग्राफी की चल रही थी, उन क्लासों की नेक्स्ट कड़ी के अंदर आज कल हमने साहित्यिक पढ़ा था। भौतिक भूगोल में चल रही थी अपने वायुमंडल की चर्चा, और वायुमंडल की सामान्य चर्चा करने के बाद में हमने साहित्यिक लास्ट में छोड़ा था कि वायुमंडल के कितनी परतें पाई जाती हैं। उन परतों के नाम मैंने बताए थे आपको। आज उन्हीं परतों के नाम से हम आगे की ओर शुरू करेंगे। चल रही थी अपने भौतिक भूगोल। क्या चल रहा था? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था वायुमंडल। वायुमंडल की हमने क्या की थी? कुछ परतों की चर्चा की थी। कौन कौन सी परत? एक परत बताई थी मैंने जिसका नाम बताया था समताप या फिर सममंडल। ठीक है। उसके बाद दूसरी परत का नाम बताया था मैंने क्या? विषम या फिर आयन मंडल। तीसरी परत का जो नाम बताया था मैंने, क्या बताया था? बाह्य या चुंबकत्व मुक्त मंडल। वायुमंडल को कितनी परतों में डिवाइड किया था? तो वायुमंडल को 3 परतों में डिवाइड किया था। एक समताप या फिर सममंडल, दूसरी विषम या फिर आयन मंडल, और तीसरी कौन सी? बाह्य मंडल। इन मंडलों की अगर ऊंचाई की बात करें तो इन मंडलों की ऊंचाई होती है कौन सी? जो सममंडल है ये रहता है 0 से लेकर गुरुजी कहां तक? ये रहता है 0 से लेकर 80 किलोमीटर तक। 0 से 80 किलोमीटर तक जो मंडल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सममंडल। और विषम मंडल है ये रहता है कहां से? 80 से लेकर कितने? 640 किलोमीटर। 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक जिस मंडल की या फिर जिस परत की ऊंचाई पाई जाती है वो है विषम या फिर आयन मंडल। उसके बाद में कहते हैं, कुछ किताबों में तो क्या है, लगभग लिखा होता है 640 से 1000, लेकिन ध्यान रखना इसकी कोई आगे की निश्चित सीमाएं नहीं है। इसके लिए क्या आगे आप ये लिखोगे 640 से अधिक। 640 के बाद में कोई निश्चित उसकी ऊंचाई नहीं है। वो मंडल कौन सा है? वो है बाह्य मंडल। तो इस मंडल की हम चर्चा करेंगे। जो आपका सममंडल है, इस सममंडल को हमने कितने भागों में डिवाइड किया था? 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला कहलाया था कौन सा? क्षोभ मंडल। दूसरा कहलाया था आपका समताप मंडल, और तीसरा कहलाया था आपका कौन सा? जिसका नाम था मध्य मंडल। इस प्रकार से इस मंडल को 3 भागों में डिवाइड किया, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। कहने का अर्थ वायुमंडल को कितने परतों में डिवाइड किया गया है? तो ध्यान रखना वायुमंडल को 5 परतों में डिवाइड किया है। 3 कौन सी होगी? क्षोभ, समताप और मध्य। चौथी होगी आयन या फिर विषम मंडल, और 5वीं होगी बाह्य या फिर चुंबकत्व मुक्त मंडल। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वो किसकी करेंगे? सममंडल के अंदर बात करेंगे हम क्षोभ मंडल की। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो, बात करते हैं, चित्र आपके सामने बना हुआ है, क्या है? पृथ्वी। इस पृथ्वी के ऊपर हम पता करेंगे सबसे पहले कि सर क्षोभ मंडल कहां और किस प्रकार से इस पृथ्वी के बाहर से एक आवरण बनाता है। तो यह है आपका क्षोभ मंडल। यह क्षोभ मंडल इस प्रकार से रहता है। देखो, इस प्रकार से क्या है? पृथ्वी के बाहर से ये आवरण बना रखा है किसने? क्षोभ मंडल। जो क्षोभ मंडल देखा जाए तो ये है आपके ध्रुव। क्या है? नॉर्थ दिशा, मतलब कहने के ध्रुव आ गए। ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव आ गया। ये कौन सा ध्रुव आ गया? दक्षिण ध्रुव। ये आ गया आपका भूमध्य रेखा, मतलब बीच में। तो यहां पर अगर देखा जाए किसकी गुरुजी? क्या जो भूमध्य रेखा के पास
यहां पर जो क्षोभमंडल की जो ऊंचाई है, वो क्षोभमंडल की ऊंचाई है कितनी, वो है 8, मिनिमम 8 से लेकर आई देखा जाए तो गुरुजी कितने 18 किलोमीटर इसकी क्या है भूमध्य रेखा पर दोनों तरफ इसकी क्या है अधिकतम ऊंचाई है, कितनी 8 से लेकर कितने किलोमीटर तक 18 किलोमीटर तक। अगर इसकी ध्रुवों के पास देखी जाए ऊंचाई तो ध्यान रखना ध्रुवों के पास इसकी ऊंचाई आपको क्या क्या दिखाई दे रही है, कम दिखाई दे रही है, और वो कितनी है, वो है 6 से लेकर कितने 16 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 6 से 16 किलोमीटर तक जो ध्रुवों पर उपस्थित है वायुमंडल है उसे हम क्या कहते हैं, क्षोभमंडल। अब बात यह आती है कि सर इस क्षोभमंडल की विशेषता क्या है। क्या कहा मैंने कि क्षोभमंडल की विशेषता क्या है, तो देखो हम क्षोभमंडल की विशेषता पे ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले किस पे चर्चा करेंगे, क्षोभमंडल पे। देखो क्षोभमंडल की विशेषता, अगर ऊंचाई बात करें तो ध्यान रखना, सबसे पहले ऊंचाई की बता देता हूं आपको। तो इसकी ऊंचाई आपको अलग अलग दिखाई दे रही है कि ध्रुवों पर अलग है और भूमध्य रेखा पर क्या है अलग है। तो इसकी अगर औसत ऊंचाई देखी जाए तो इसकी औसत ऊंचाई है वो है, ध्यान रखना कितने किलोमीटर, 13 किलोमीटर इसकी क्या है औसत ऊंचाई है। अधिकतम ऊंचाई देखी जाए कितनी है, 18 किलोमीटर। ध्यान रखना अगर सभी की औसत ऊंचाई देखी जाए तो इसकी कितनी है, 13 किलोमीटर इसकी क्या है अपने स्थल भाग से इसकी ऊंचाई है। अब बात आती है इसकी विशेषता पे देखी जाए तो विशेषता के हम सबसे पहले बात करते हैं वो क्या है कि पृथ्वी के तल पर, पृथ्वी के तल पर सबसे निकट जो वायुमंडल की परत है वो कौन सी है, क्षोभमंडल। पृथ्वी तल के सबसे निकट, कहने का हम जहां खड़े हैं अपने आर बार जो वायु घूम रही है ये वायुमंडल की कौन सी परत है, तो वो गुरुजी वायुमंडल की कौन सी परत है, क्षोभमंडल, क्षोभ परत। दूसरी विशेषता की अगर बात करूं तो कहते हैं कि वायुमंडल की जो समस्त परतें हैं इन परतों के अंदर किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक घटनाएं नहीं होती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्षोभमंडल एक है जिसके अंदर क्या है, वायुमंडल के अंदर सभी जो अन्य परतें हैं उनकी तुलना में यहाँ पर क्या सर्वाधिक प्राकृतिक घटनाएं होती है। देखा जाए तो इस मंडल के प्राकृतिक घटनाएं क्या हो सकती है सर, हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पर आते हैं तूफान। जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं वो सारी सारी किस मंडल में होंगी, क्षोभमंडल में। चाहे तूफान की बात करें, चाहे वर्षा की बात करें, चाहे सूखे की बात करें, चाहे किसकी बात करें, हम कह सकते हैं सर भूकंप की बात करें, ये समस्त जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो सारी की सारी ध्यान रखना किस मंडल में होती है, इस क्षोभमंडल के अंदर ही होती है। दूसरी बात, तीसरी बात करूं तो ध्यान रखना इस मंडल की अगर तीसरी बात आती है वो ये आती है कि इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है, सबसे बड़ी विशेषता इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता वो है कि स्थल भाग से ऊंचाई पर जाने के पश्चात तापमान में कमी दर्ज की जाती है। कि अगर हम जिस स्थान पर खड़े इस स्थान से अगर हम कहां जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान में क्या होगी, कमी। कैसे गुरुजी, हम सूर्य के नजदीक जा रहे हैं और तापमान में कमी होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ बिल्कुल होता है, क्यों, क्योंकि ध्यान रखना वायुमंडल के अंदर मैंने बताया था स्थल भाग की तुलना में ऊपरी भाग पर सर्वाधिक क्या है, जलवाष्प की मात्राएं पाई जाती है, जिस वजह से तापमान में क्या पाई जाएगी, कमी पाई जाएगी। जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं क्या, कि अगर हम कितनी 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं यहाँ स्थल भाग से, यहां से केवल और केवल कितने, अगर हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो ध्यान रखना अगर तापमान पृथ्वी पर 45 डिग्री है तो ऊपर 165 मीटर की जाने के बाद में आपको तापमान कितना मिलेगा, 1 डिग्री क्या मिलेगा, कम मिलेगा।
क्या मिलेगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या मिलेगी, कमी मिलेगी कि यहाँ पर अगर 45 डिग्री है तो ऊपर आपको कितने डिग्री मिलेगा, 44 डिग्री ही मिलेगा। इसी प्रकार औसतन अगर आप कितने चले गए, 1000 मीटर, कहने का अर्थ आप चले गए कितने, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले गए तो आपके तापमान में कमी कितनी आ जाएगी, लगभग गुरुजी कितने, 6.5 डिग्री तापमान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। कि अगर पृथ्वी के स्थल भाग पर तापमान कितना है, 45 डिग्री है, तो 45 में से 6.5 जाएंगे तो मिनिमम गुरुजी कितने यहाँ पर रह जाएंगे आपके 38.5 क्या 38.5 डिग्री क्या है आपके तापमान ऊपरी भाग पर रह जाएगा। इसी प्रकार से ये तापमान कहां तक घटता जाएगा, ये तापमान घटता जाएगा आपके 50 से गुरुजी कितने, लगभग 60 किलोमीटर तक। इसके बाद में तापमान की वापस क्या होनी शुरू हो जाएगी, वृद्धि शुरू हो जाएगी। इसके बाद में अगली विशेषता की बात करूं तो ध्यान रखना वो आती है ये क्या, कि 18 के बाद में लगभग 1 किलोमीटर, 18 के बाद में लगभग 1.5 किलोमीटर है, कुछ किताबें 1 किलोमीटर लिख देती है, 1.5 किलोमीटर यहां पर क्या एक अलग परत बनी हुई है जो किसको, क्षोभमंडल और समताप मंडल दोनों को क्या करती है, अलग करती है बीच में। इस प्रकार से इस परत का नाम क्या है, तो क्या कहते हैं, समताप मंडल व क्षोभ मंडल को 2 भागों में विभाजित करने वाली क्या परत को क्षोभ सीमा, या दूसरा कहें तो क्या कह सकते हैं, ट्रोपोपाज सीमा भी कहा जाता है, तो कहने का अर्थ ये बात आई कि सर समताप और गुरुजी क्षोभ सीमा को अलग करने वाली जो छोटी सी एक परत बनी हुई है उस परत को हम क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा, या फिर हम क्या कहते हैं, ट्रोपोपाज सीमा कहते हैं, जिसकी मोटाई है वो केवल, और गुरुजी क्या इसकी मोटाई कितनी है, वो है 1.5 किलोमीटर। कहने का अर्थ 1.5 मतलब 1500 मीटर क्या है इसकी मोटाई है, ध्यान रखना। तो इस परत की क्या गुरुजी जो मोटाई है वो कितने किलोमीटर की बताई गई है, तो वो केवल और केवल कितने किलोमीटर की बताई, 1.5 किलोमीटर की इसकी क्या बताई गई है, मोटाई बताई गई है। क्लियर बात, शुभ सीमा की आपको बातें समझ आ गई। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर। ये क्या है, पृथ्वी के स्थल भाग के निकट वाली परत है जिसके अंदर क्या करते हैं हम हमारे आर बार जो वायुमंडल है वो कौन सी सीमा का है, तुम कह सकते हैं क्षोभ सीमा का है। दूसरी बात करें तो ये क्या है, इसी मंडल में समस्त प्राकृतिक घटनाएं होती है, चाहे तूफान हो, चाहे कोहरा हो, या फिर कह सकते हैं वर्षा हो, चाहे भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, सारी प्राकृतिक घटनाएं कहाँ होती है, इसी मंडल के अंदर होती है। उसके बाद में बताया तो ये सबसे बड़ी विशेषता इस मंडल की क्या है, तो ध्यान रखना स्थल भाग से ऊंचाई पर जाने कितने 165 मीटर की जब ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में क्या आती है, कमी आती है, और वो भी कितने 165 मीटर पर जाने पर 1 डिग्री तापमान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसी औसतन से आगे बढ़े तो 1000 मीटर पे आपको 6.5 डिग्री तापमान में क्या मिलेगी, कमी मिलेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आगे की ओर बढ़ता हूँ। देखो इसके बाद में जो दूसरी परत आती है, इसके बाद में जो दूसरी परत आती है उस परत का नाम क्या है, दूसरी परत का नाम है समताप मंडल। क्या नाम है, समताप। ये समताप मंडल कहां से का, तो ये ध्यान रखना 18 किलोमीटर से गुरुजी कितने 50 किलोमीटर की ऊंचाई। वैसे ध्यान रखना आपको किताबों में मिलेगा 13 से लेकर 50, क्योंकि क्षोभ सीमा की मैंने लास्ट ऊंचाई औसतन ऊंचाई बताई थी, वो कितनी बताई थी 13, लेकिन ध्यान रखना ये क्या है, भूमध्य रेखा के आसपास 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी पाई जाती है। इसलिए 13 से लेकर कितने 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो परत पाई जाती है उस परत का नाम क्या है, उस परत का नाम है समताप मंडल। किस प्रकार से, तो देखो इस प्रकार से, इसके बाद में इस प्रकार से एक मंडल है परत,
ऊपरी भाग से। ये देखो, ये जो परत पाई जा रही है दूसरी इसके बाहर से, तो देखने के ये परत है, उस परत का नाम है समताप मंडल। क्या नाम है इस परत का? इस परत का नाम है समताप मंडल। और इसके बाद में जो नीचे वाली परत थी, इस परत का नाम क्या बताया? इसका नाम था क्षोभ मंडल। क्या नाम है? क्षोभ मंडल। बीच में जो आपको एक वृत्त के नुमा दिख रही है वो है अपनी क्या? पृथ्वी। क्या नाम है? पृथ्वी। पृथ्वी। तो एक जो बीच में और बताई, ये है आपकी क्षोभ सीमा। क्या है? क्षोभ, सॉरी ट्रोपोपॉज लिख देता हूं, सही रहेगा। ट्रोपोपॉज, ये ट्रोपोपॉज है बीच में जो 1.5 किलोमीटर की मोटाई वाली। अब देखो, तो क्या बात करते हैं इस समताप मंडल की कोई अलग विशेषता है क्या? तो देखो, समताप मंडल की ऊंचाई की बात आने के बाद में इसकी विशेषता की क्या बात आती है? तो देखो, विशेषता के अंदर बात करें तो 1 नंबर पे आपके सामने दिख रही है कि नाम क्या है इसका? समताप। इसका मतलब सम का अर्थ हो गया समान तापमान। कहने का अर्थ कि इस मंडल में समान तापमान होने के कारण किसी भी प्रकार की, क्या गुरुजी? मौसमी हलचल नहीं होती। मंडल का नाम क्या है? समताप। इसका मतलब इस मंडल में तापमान क्या रहता है? समान। तापमान समान रहेगा, इसका मतलब इस मंडल में किसी प्रकार की कोई मौसमी घटना या फिर मौसमी हलचल नहीं होगी। तो ये क्या होगी? कौन से मंडल में? हम कह सकते हैं समताप मंडल में। दूसरी अगर इसकी विशेषता के अंदर बात करते हैं तो क्या आती है दूसरी विशेषता? अब देखो, जितने भी वायुयान उड़ते हैं, जो वायुयान छोटी दूरी तय करते हैं, मान लो कि क्या है, राजस्थान के अंदर जयपुर से कोई वायुयान उड़ा, दिल्ली तक उड़ा, तो ये तो छोटी उड़ान होगी। अब क्या है, जयपुर से मान लो कि अगर कोई वायुयान कहाँ जा रहा है, मुंबई जा रहा है, तो उसकी थोड़ी सी बड़ी उड़ान होगी। बड़ी उड़ान होगी तो जो वायुयान कहाँ से, अगर हम कह सकते हैं जयपुर से कहाँ कि बैंकॉक गया, अगर कोई दिल्ली से वायुयान कहाँ गया, वाशिंगटन गया, लंदन गया, इस प्रकार के वायुयान क्या लंबी दूरी तय करते हैं। तो वो वायुयान क्या करते हैं? इस क्षोभमंडल वाली परत के अंदर नहीं उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इस मंडल के अंदर क्या है, बीच बीच में कहीं न कहीं कोई न कोई प्राकृतिक घटनाएं या फिर प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, तूफान आ गया, वर्षा आ गया, जिस वजह से इन वायुयानों को रास्ते में उड़ने में क्या है, बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। इस कारण ये वायुयान क्या करते हैं, अपने इस क्षोभमंडल को पार करके वो किस मंडल में उड़ना चाहते हैं? वो उड़ना चाहते हैं ज्यादातर समताप मंडल में। क्यों? क्योंकि इसमें किसी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती। दूसरी बात, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिस वजह से ये क्या कर सकते हैं, इस मंडल में आसानी से उड़ सकते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, मैं लिखता हूं, लंबी दूरी तय, लंबी दूरी तय करने वाले वायुयान अपनी उड़ान क्या इसी मंडल, लंबी दूरी तय करने वाले वायुयान अपनी उड़ान इसी मंडल में भरते हैं। ठीक है, देखो। अच्छा, तीसरे नंबर की बात करें तो क्या, तीसरे नंबर की विशेषता की बात करते हैं तो इस मंडल की जो खोज है, कहने का अर्थ इस मंडल की सर्वप्रथम
खोज टिजरेंस टीबोर्ड ने कब 1902 के अंदर सर्वप्रथम की थी। कहने कर इस मंडल की खोज कब हुई थी सर्वप्रथम, तो ध्यान रखना इसकी खोज सर्वप्रथम 1902 में हुई। किसने की? टिजरेंस टीबोर्ड ने की थी, ध्यान रखना। अगर हम 4 नंबर की विशेषता की बात करें तो 4 नंबर की क्या विशेषता है, देखो 4 नंबर पे अगर विशेषता की बात करें तो इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता है ओजोन गैस की विद्यमानता या विद्यमानता या उपस्थिति लिख सकते हो। इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता है वो है इस मंडल में किस गैस की उपस्थिति? ओजोन गैस की उपस्थिति। सर ओजोन गैस क्या करती है, ओजोन गैस क्या लाभकारी है, क्या नुकसानदायी है? तो ध्यान रखना ओजोन गैस क्या लाभदायक है, क्या नुकसानदायक है। इसकी विशेषता की बात करें तो ओजोन क्या गुरुजी? ओजोन वायु, ओजोन पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतुओं की ब्रह्मांड व सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से क्या रक्षा करती है, रक्षा करती है। इस कारण ओजोन को रक्षा या सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे की और विशेषता पे और चर्चा करता हूं। देखो ठीक है, अगर हम बात करें कौन सी 5 नंबर की 6 नंबर की विशेषता की बात करें तो क्या? ओजोन एक गैस है, ना कि यह परत है। परत है। ओजोन एक गैस है, ध्यान रखना ये परत नहीं है। केवल और केवल ये क्या है? एक परत के रूप में कार्य करती है, इसलिए कुछ किताबें इसको परत लिख देती है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ओजोन क्या है? एक गैस है जिसका अगर रंग बात करें तो रंग इसका कैसा है? नीला है। कैसा रंग है? नीला। इसी वजह से हमें क्या है गुरुजी? आसमान का कलर कैसा दिखाई देता है? नीला कलर दिखाई देता है। दूसरी बात करें इसकी गंध, इसकी गंध है वो है सड़ी हुई मछली की तरह। किसकी? सड़ी हुई मछली होती है ना, मछली की तरह। ध्यान रखना ओजोन गैस की गुरुजी क्या जो गंध है वो सड़ी हुई मछली की तरह है और इसका रंग है वो नीला है। इसी वजह से हमें आसमान का कलर किस कारण नीला दिखाई देता है? ओजोन। दूसरा ध्यान रखना पानी की उपस्थिति के कारण भी बताया जाए। छठी अगर विशेषता की बात करें तो सातवीं अगर विशेषता की बात करें तो ये ओजोन एक छननी का कार्य भी करती है।
छंदनी समझते हो ना, मतलब सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को छानकर भी ये क्या करती है, नीचे जो उपयोगी है उन्हें नीचे भेज देती है, जो उपयोगी नहीं है उन्हें क्या है वापिस पुनः परावर्तन कर देती है। इसका मतलब हमारी ये क्या करती है, रक्षा करती है। तो गुरुजी आज ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली कौन कौन सी गैसें आ चुकी है, उसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ इस ओजोन गैस के बारे में बताऊंगा। देखो क्या एक थोड़ी सी एक विशेषता बता देता हूं, क्या कि ओजोन गैस में कमी, ओजोन गैस में कमी आ रही है जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप में ओजोन परत में विरलता देखी गई है। कहते हैं ना अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन केंद्र क्या हो गया, छिद्र हो गया। ओजोन केंद्र छिद्र नहीं है, केवल और केवल क्या है, उसकी परत की मोटाई है वो कम पाई गई है। कैसे वो कम होने का कारण क्या है, तो देखो इसका स्क्रीनशॉट दो, मैं आप ओजोन के बारे में आपको कुछ बताता हूं। देखो इधर देखो, ये वाला चलो बाद में मिला देंगे, एक बार देख दो इसको, दोबारा और बना लेंगे। जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें, इन पराबैंगनी किरणों को अंग्रेजी में कहा जाता है अल्ट्रावायरल। क्या कहा जाता है, अल्ट्रावायरल। ये अल्ट्रावायरल है 3 प्रकार की। कौन कौन सी, एक जिसे हम अल्ट्रावायरल क्या कहते हैं, ए कहते हैं, एक जिसे हम अल्ट्रावायरल क्या कहते हैं, बी, और एक अल्ट्रावायरल क्या, सी। ये 3 प्रकार की सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, जिन्हें आप पराबैंगनी ए, पराबैंगनी बी, पराबैंगनी सी कह सकते हो, या फिर अल्ट्रावायरल ए, अल्ट्रावायरल बी, या फिर अल्ट्रावायरल सी। ये किरणें हमारे लिए लाभदायक कौन सी है, हमारे लिए नुकसानदायक कौन सी है। देखो क्या बात कि जिस स्थान के ऊपर, कहने का अर्थ ये आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर ध्यान रखना, जो सूर्य की एकदम सीधी किरणें वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। वो सूर्य की सीधी किरणें गुरुजी कहां से कहां तक, तो हम कह सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री कहां दक्षिण तक सूर्य किरणें क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। क्या पड़ती है, सीधी। किरणें सीधी पड़ेगी, इसका मतलब तापमान उच्च रहेगा। अब देखो जहां पर सूर्य की किरणें क्या आती है, सीधी, जहां पर सूर्य किरणें सीधी आती है वहां पर अल्ट्रावायरल कौन सी किरण पहुंचती है, ए पहुंचती है। कौन सी पहुंचती है, ए। और ये अल्ट्रावायरल ए किरण है, इस अल्ट्रावायरल ए किरण को कौन सी गैस कह सकते हैं हम, ओजोन गैस। ओजोन गैस क्या करती है, इसको खा जाती है और खाकर अपने खुद का ये क्या करती है, निर्माण करती है। क्या करती है, निर्माण करती है। इस वजह से जहां पर सूर्य की किरणें कौन सी गुरुजी, अल्ट्रावायरल ए पहुंचेगी, वहां पर ओजोन का क्या होगा, निर्माण होगा, और वहां पर ओजोन की क्या पाई जाएगी, मोटाई पाई जाएगी। कहने का वहां पर ओजोन के अंदर कमी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर डेली की डेली ओजोन का क्या होता जाएगा, निर्माण होता जाएगा। अगर इस अल्ट्रावायरल ए किरण को ये ओजोन गैस न खाए, न खपत करे, तो यह ध्यान रखना सबसे ज्यादा क्या होती है, घातक होती है। क्या होती है, घातक। जैसे ही सीधे पहुंचती है नीचे, नीचे पहुंचने के बाद सीधे जीव जंतुओं की क्या हो जाती है, मौत। सीधी ही अगर नीचे पहुंच गई तो तुरंत नीचे पहुंचते ध्यान रखना क्या करते, जीव जंतुओं पर घात, मतलब कहते हैं वार करती है, वार करते तुरंत लोगों की जैसे हार्ट अटैक की तरह क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसका कारण यह हो गया कि अल्ट्रावायरल ए किरण क्या है, सर्वाधिक घातक है। दूसरी बात कौन सी आई, अल्ट्रावायरल बी की बात है। अल्ट्रावायरल बी है, यह ध्यान रखना उसी स्थान पे पहुंचेगी जहां पर सूर्य की किरणें क्या पहुंचेगी, तिरछी। देखो जहां पर सूर्य की किरणें क्या रहेगी, तिरछी, वहां पर भी अल्ट्रावायरल क्या है, बी पहुंचेगी, और सीधी है, वहां पर दोनों जगह पहुंचेगी। लेकिन जिस स्थान पर कहने का अर्थ ओजोन के अंदर गुरुजी कितनी, उदाहरण के तौर पे मान लो कि क्या है 10% क्या आ गई, ओजोन के अंदर कमी आ गई। किसके अंदर आ गई, ओजोन के अंदर 10% क्या आ गई, कमी आ गई। मान लो परत क्या है, जहां पर मोटी चीज, और जिस स्थान पर परत में क्या आ गई, कुछ विरलता, परत क्या होगी, छोटी हो गई।
क्योंकि जहां पर क्या अल्ट्रावायलेट नहीं पहुंची तो उसको खाने के लिए क्या ओजोन को कुछ मिला नहीं मिला, तो उसका मोटापा क्या होता गया, धीरे धीरे कम होता गया। इसका मतलब जहां पर ओजोन में क्या पाई जाएगी, कमी पाई जाएगी, वहां पर ध्यान कितनी, उदाहरण के तौर पर इसने बताया 10% अगर ओजोन में क्या होगी, कमी होगी, तो वहां पर गुरुजी कितने 5% अल्ट्रावायलेट कौन सी बी किरण क्या पहुंच जाएगी, पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। जिस स्थान पर ओजोन के अंदर उदाहरण के तौर पर 10% कमी मिलेगी, वहां पर केवल और केवल गुरुजी कितनी 5% जो अल्ट्रावायलेट बी किरण है वो क्या पहुंच जाएगी, पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। और ये अल्ट्रावायलेट बी है, ये ध्यान रखना क्या है, नुकसानदायक। क्या है, नुकसानदायक। गुरुजी क्या करती है ये नुकसान में, ये लोगों को सीधा नहीं मारती, ये जीव जंतुओं को सीधा डायरेक्ट नहीं खत्म करती, ये क्या करती है, धीरे धीरे रोग पैदा करती है उनके अंदर। जैसे उदाहरण के तौर पे बताऊं तो ये रोग पैदा करती है, हम कह सकते हैं जैसे कैंसर जैसी बीमारी, या फिर हम कह सकते हैं क्या गुरुजी, त्वचा के अंदर कह सकते हैं कैसे, मान लो कि खाज खुजली होगी, इस प्रकार के रोग, या फिर कह सकते हैं कैंसर हो गई, खाज खुजली होगी, इस प्रकार के रोग है ध्यान रखना किससे होते हैं, हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट बी से होते हैं। अब अल्ट्रावायलेट बी एक तो प्राकृतिक तौर पे क्या हो रही है, कमी पाई पृथ्वी पर पहुंच रही, क्योंकि यहां पर ओजोन की कमी है। एक तो ओजोन के कमी का कारण हो गया सूर्य का तिरछापन, दूसरा ओजोन के अंदर कमी है वो हमारा मानव कृत्य कारण भी है। हम भी क्या दिनों दिन ओजोन के अंदर क्या पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे, जैसे आपको एक बात बताता हूं कि हम क्या करते हैं, इसको चलो साफ कर देता हूं। हम क्या करते हैं, जैसे एक हम गैस का ज्यादातर आजकल उपयोग करने लगे, CO2। कौन सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यह ध्यान रखना सर्वाधिक गुरुजी किसको नुकसान पहुंचाती, ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। इस कारण ओजोन के अंदर क्या पाई जाएगी, कमी पाई जाएगी। ओजोन के अंदर कमी पाई जाएगी, इसका मतलब कौन सी जो अल्ट्रावायलेट बी किरण है वो क्या पहुंचेगी, पृथ्वी पहुंचेगी। पृथ्वी पहुंचेगी, इसका मतलब पृथ्वी पर सर्वाधिक किसके रोगी मिलेंगे, कैंसर, या फिर कह सकते हैं त्वचा के रोगी मिलेंगे। या फिर दूसरी अगर बात करें तो हम कह सकते हैं क्या, जलवाष्प, जो सूर्य के द्वारा सर्वाधिक वाष्पीकरण है, ये वाष्पीकरण भी ध्यान रखना क्या होता है कि अपने इस ओजोन को क्षति पहुंचाता है। अगली अगर तीसरी बात करें, ये है हमारे द्वारा दूसरा कारण, वो आता है गुरुजी क्या, वो आता है CFC। इस गैस के द्वारा भी ध्यान रखना सर्वाधिक किसको क्षति होती है, तो ओजोन को क्षति है। CFC का मतलब हो गया क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन, जिसका उपयोग हम सर्वाधिक कहाँ लेते हैं, जिसका उपयोग हम सर्वाधिक लेते हैं फ्रिज, या फिर कह सकते हो गुरुजी क्या, AC, एयर कंडीशनर। इसके अंदर भी क्या हम सर्वाधिक जो गैस का उपयोग लेते थे वो कौन सी थी, CFC। लेकिन कब बात है, सन 1984 के अंदर विश्व के समस्त देश इकट्ठे हुए और बोला कि आज के बाद में जो CFC गैस है, इस गैस का कोई भी उपयोग नहीं करेगा। और जो अपना भारत देश है, ये भारत देश विश्व को क्या दे रहा है, विश्व सलाह दे रहा है। कब, 1967 में। 1967 में कह रहा है कि अगर हम इसी प्रकार से CFC का प्रयोग करते रहे तो आने वाले समय के अंदर ध्यान रखना सर्वाधिक क्या है, कैंसर और हम खाज खुजली मतलब त्वचा संबंधी रोगी सर्वाधिक पाए जाएंगे। तो कैसे न कैसे CFC के पर क्या लगाओ, रोक लगाओ। लेकिन 1984 में कहते हैं समस्त देश इकट्ठे हुए और इस पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। लेकिन भारत के मैं तो केवल और केवल सलाह देवा में बंद को निकला। बोले क्यों, कथे सारा सारा ऐसे आएंगी फ्रिज आएंगी, आप हवा ले ली ठंडी ठंडी, सारी चीज़ें ठंडी कर गए थे खाली। मैं तो शुरू ही को नहीं करी, मैं तो अब शुरू कर सया। तो पहला सीधी सी बात है, मरो भले थे, मैं तो पहला ठंडी करके खास्या, अच्छी ठंडी AC का बालस्या, बिंग बावजूद ही बंद कर सया। मैं तो सिर्फ सलाह देवा लोगों ने कथे यहाँ करो। गुरु जी खुद लड्डू खाए, औरों को क्या बताए, परहेज बताए। वो सेम की सेम कहानी कौन कर रहा है, हिंदुस्तान कर रहा है। लेकिन भारत को यह बात कब समझ में आई, भारत को यह बात समझ में आई 1998। 1998 के अंदर जाकर भारत ने इसने CFC पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। तो गुरुजी वर्तमान के अंदर अपने जो फ्रिजें चल रही है, अपने एसियां चल रही है, इसका मतलब आपने CFC पर तो रोक लगवा दी। तो अब AC और फ्रिज में कौन सी गैस काम में ले रहे हैं, ध्यान रखना इसके अंदर केवल और केवल है वो C, कहने का क्लोरीन जो गैस थी,
कौन सी गैस? जो क्लोरीन गैस थी, ये केवल और केवल क्या थी? नुकसानदायक थी। उस दिन केवल और केवल किस पर? इस क्लोरीन पर रोक लगाई थी, न कि हम कह सकते हैं फ्लोरीन और कार्बन पे रोक लगाई थी। नहीं तो गुरुजी आजकल जो एसी और फ्रिज में गैस काम ली जा रही है फ्लोरो और कार्बन है क्या? नहीं, इसके अंदर जो गैस काम में ली जा रही है वो इस क्लोरीन के जगह हमने दूसरी गैस ले ली, गैस का नाम दे दिया हाइड्रोजन। कौन सी गैस का काम ले लिया? हाइड्रोजन। इसका मतलब आज जो वर्तमान में एसी और फ्रिज में गैस काम ली जा रही है वो है HF और कौन सी? सी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस है। ये ध्यान रखना कहाँ? अपने एसी और फ्रिज के अंदर काम ली जाती है। ये गैसें भी ध्यान रखना क्या है कि इसको ओजोन के अंदर क्या पहुंचाती? क्षति पहुंचाती है। जहां पर अल्ट्रावायलेट कौन सी? ए पहुंचती है, वहां पर ओजोन के अंदर क्या पाई जाएगी? मोटाई पाई जाएगी। और जहां पर गुरुजी क्या है? ओजोन के अंदर अल्ट्रावायलेट बी पहुंचेगी या फिर ए नहीं पहुंचेगी, वहां पर ओजोन के अंदर क्या पाई जाएगी? कमी पाई जाएगी। जिस स्थान पर कमी पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं कि ओजोन के अंदर क्या हो गया? छिद्र हो गया। वहां पर छिद्र नहीं, केवल और केवल क्या हुआ है? जो ओजोन की जो मोटाई है वो क्या हो गई है? कम हो गई। बात बची तीसरी, सर अल्ट्रावायलेट सी है, ये क्या काम करती है? ये है हमारे लिए फायदेमंद। क्यों? क्योंकि अल्ट्रावायलेट सी से ध्यान रखना किसकी पूर्ति होती है? वो होती है विटामिन की पूर्ति। किसकी? विटामिन भी कौन सी? विटामिन डी की पूर्ति होती है, ध्यान रखना किससे? अल्ट्रावायलेट सी से। क्लियर बात? तो समझ आ गई आपको कि सर सूर्य से आने वाली कौन कौन सी किरणें जो पैराबैंगनी है तो अल्ट्रावायलेट ए, बी और सी। ए हमारे लिए क्या घातक है या फिर नुकसानदायक है? ये फायदेमंद है। बी घातक है, नुकसानदायक है, फायदेमंद है। ये सारी बातें मैंने क्या यहाँ पर आपको समझाई। इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में तीसरी जो परत आती है उस परत का नाम क्या है? पहली परत कौन सी देखी हमने? क्षोभमंडल, क्षोभ परत देखी। इस प्रकार से आपने कौन सी देखी थी? क्षोभ परत देखी। इसके बाद में अगली जो परत आई उसका नाम क्या दिया हमने? समताप। अब जो तीसरी परत आ रही है उसका क्या नाम है गुरुजी? तो ये परत है, इसका नाम है क्या? इस परत का नाम है मध्य मंडल। क्या नाम है? मध्य मंडल। ये होगी आपकी मध्य मंडल या फिर मध्य परत। ये होगी समताप और नीचे वाली कौन सी होगी? क्षोभ सीमा कह सकते हो, क्षोभ परत कह सकते हो। ठीक है, अब देखो ये जो मध्य वाली परत है, इस परत का नाम देख के लगभग आपको सारी बातें समझ में आ रही है। क्या? तीसरी परत मध्य मंडल। क्या नाम? मध्य। ये मध्य मंडल की ऊंचाई है कितनी गुरुजी? तो वो है आपके 50 से लेकर कितने किलोमीटर? इसकी ऊंचाई है 80 किलोमीटर। कितनी? 50 से लेकर, क्यों 50 तक तो कौन सी थी? समताप मंडल वाली थी, और 50 के बाद में बात करें तो कौन सी है? 80 तक है, वो कौन सी है? आपकी जो मध्य मंडल है। मध्य मंडल का देख कर पता चल रहा है कि गुरुजी जो वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल के अंदर जो वायु के तत्व हैं, क्या? वायुमंडल के अंदर जो वायु के तत्व हैं, ये तत्व कौन कौन से? जैसे हम कह सकता हूं जलवाष्प, या फिर कह सकता हूं भारी गैसें। हल्की गैसें तो नहीं है लेकिन भारी गैसें, भारी गैसें, या फिर कह सकते हो धूल कण। ये सारे के सारे जो तत्व हैं, ये ध्यान रखना इस मध्य मंडल तक ही पाए जाते हैं। इस कारण इस मंडल के पश्चात, क्या कहा मैंने? इस कारण, मार्कर नहीं चल रहा है, इस कारण इस मंडल के पश्चात, इस मंडल के पश्चात तापमान में क्या वृद्धि शुरू हो
जाती है। ध्यान रखना, इस मंडल तक की क्या रहती है, तापमान में कमी रहती है, इसके बाद में पुनः तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि शुरू हो जाती है। प्लस इस मंडल के बाद जो ये वायुमंडल के जो तत्व हैं, ये तत्व भी क्या है आपको नहीं पाए जाएंगे। इस मंडल के बाद गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो भी कम हो जाती है, केवल गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो भी कहाँ, इसी मंडल तक रहती है। इसका मतलब तापमान को दो भागों में विभाजित करने वाला मंडल कौन सा है, मध्य मंडल, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बीच वाला मंडल या फिर मध्य मंडल कहते हैं। नेक्स्ट अगले मंडल की बातें ध्यान रखना, सर्वाधिक इंपोर्टेंट है अपने समता मंडल की तरह। उस मंडल का नाम क्या है, तो देखो अगला मंडल आता है, उस मंडल का नाम है ये ऐसे, इस मंडल का नाम क्या है, इस मंडल का नाम है, या तो कह सकते हो विषम मंडल, क्या कह सकते हो, विषम मंडल, या फिर इसे क्या कह सकते हो, इसे कहते हो आयन मंडल, क्या कह सकते हो, आयन मंडल। गुरुजी आयन मंडल की कोई विशेषताओं पे चर्चा होगी, सारी सारी ध्यान रखना। बात करते हैं आयन मंडल की। ये मंडल कितने हम कह सकते हैं गुरुजी, 80 से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कितनी, 80 से लेकर कितने, 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो मंडल पाया जाता है, उस मंडल का नाम क्या है, तो हम कह सकते हैं आयन मंडल। सबसे पहली बात, इस मंडल के अंदर, इस मंडल में रेडियो तरंगे पाई जाती है। ये रेडियो तरंगे ध्यान रखना क्या करती है, ये रेडियो तरंगे जैसे ही सूर्य का प्रकाश क्या करता है, इस मंडल में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के बाद में इन रेडियो तरंगों से क्या करता है, घर्षण करता है, और घर्षण करने के बाद में यहां पर क्या होता है गुरुजी, इस प्रकार का कुछ एक प्रकाश सा उत्पन्न होता है। क्या होता है, प्रकाश, कहने का एक दूसरे एक आयन नुमा एक आकृति का निर्माण होता है। इस वजह से इस प्रकाश और कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश और क्या इन रेडियो तरंगों के घर्षण के वजह से क्या होता है, यहां पर एक प्रकाश उत्पन्न होता है। उस प्रकाश को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आरोर प्रकाश। आरोर प्रकाश किसके, तो ये हुआ रेडियो तरंगे प्लस सूर्य के प्रकाश के आरोर प्रकाश, रेडियो तरंगे में सूर्य के प्रकाश के घर्षण से उत्पन्न होता है। इस प्रकाश का रंग कैसा है, तो ध्यान रखना, इस प्रकाश का रंग है वो कैसा है, लाल। जब आप कभी क्या डेली होता है, सूर्य जब अस्त होता है उस समय सूर्य किस कलर का होता है, तो हम कहते हैं तांबे के कलर का, या फिर सोने के कलर का, या फिर कह सकते हैं कैसे लाल कलर का होता है। तो ध्यान रखना, कहा जो उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध के अंदर मैंने कहा ये देखो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के कहा, जैसे मान लो कि ये अपना ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, यहां पर जब सूर्य का प्रकाश क्या करते हैं, किरणें हमेशा तिरछी रहती है, किरणें तिरछी रहने का जैसे ये किरणें क्या करते हैं, इस आयन मंडल के अंदर से निकलते हैं, तो यहां पर पाई जाती है कौन सी, वो पाई जाती है रेडियो तरंगे। इन रेडियो तरंगों से ये क्या करती है, घर्षण करती है, और घर्षण करने के बाद में ये तरंगे क्या करती है, इस प्रकार से परावर्तन हो जाती है। तो यहां पर इस रेडियो तरंगे और सूर्य के प्रकाश के अंदर क्या हुआ, घर्षण हुआ, और घर्षण के वजह से यहां पर क्या हुआ, एक प्रकाश पैदा हुआ। इस प्रकाश को क्या कहा हमने, आरोर। क्या कहा, आरोर प्रकाश का। इस प्रकाश का रंग कैसा है, इस प्रकाश का रंग कैसा बताया, लाल। इस लाल रंग का सर्वाधिक प्रभाव पाया जाता है, वो कहां पाया जाएगा, वो पाया जाएगा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध, और थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है वो कहां, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में ध्यान रखना ठंड होती है, इस वजह से वहां पर तो इसका इतना प्रभाव नहीं देखा जाता, क्योंकि धूलकणों की वजह से, धूलकण यहां पर तो है नहीं, यहां पर तो केवल और केवल बर्फ है। और उत्तरी गोलार्ध में क्या है, स्थल भाग प्लस क्या है, यहां पर मानव प्राणी भी क्या करते हैं, निवास करते हैं।
इस वजह से यहां पर इस प्रकाश का प्रभाव रियल के अंदर देखा जाता है कि मध्य रात्रि कहने का रात के समय में भी एकदम अंधेरी रात नहीं होती, यहां पर रात होती है वो भी कैसी होती है, लाल रंग की होती है, लगभग मतलब सूर्य उदय होता है अस्त होता है, वैसा सा दिन वैसी सी रात यहां पर क्या दिखाई देती है। इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में जो भी यूरोप महाद्वीप के देश हैं, किस महाद्वीप के, यूरोप महाद्वीप के देश हैं, ये देश ध्यान रखना मध्य रात्रि को भी क्या अपना आसानी से जो खेतीबाड़ी का काम है या फिर शिकार का काम है ये क्या कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। इस वजह से एक इसी उत्तरी गोलार्ध में एक देश है, देश का नाम है नॉर्वे। क्या नाम है, नॉर्वे। इस नॉर्वे देश को ध्यान रखना इसी लाल कलर की वजह से कहा जाता है मध्य रात्रि का देश, क्योंकि कहते हैं यहां पर रात के समय का सूर्य उदय हो जाता है, उदय नहीं होता, केवल और केवल क्या होता है, यहां से सूर्य क्या जैसे किरणें यहां पर गिरी और गिरने के बाद में इस तरंगों से टकरा के क्या करती है, दूसरा प्रकाश पैदा करती है। इस प्रकाश की वजह से रात के समय लाल कलर का सा दिन दिखाई देता है, इसलिए कहते हैं कि नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। मध्य रात्रि का देश नहीं, केवल और केवल रात होती है वो भी काले कलर की, न होकर लाल रंग की होती है। ये आरोर है, इस आरोर प्रकाश को ध्यान रखना क्या है, उत्तरी गोलार्ध में कहा जाता है बोरियोलिंस। क्या कहा जाता है, बोरियोलिंस। और इसे दक्षिणी गोलार्ध में इसे कहते हैं ऑस्ट्रियालिस। ऑस्ट्रियालिस क्या कहते हैं, ऑस्ट्रियालिस। इसे आरोर को दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रियालिस कहते हैं और उत्तरी गोलार्ध में इसे क्या कहते हैं, बोरियोलिस कहते हैं। बात आती है गुरुजी, ये रेडियो तरंगे हमारे लिए क्या लाभदायक है या नुकसानदायक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे की ओर बढ़ता हूं। जो रेडियो तरंगे नंबर 3 पे बात करूं, अगर आयन मंडल या अगर आयन मंडल, हाँ सही, अगर आयन मंडल ना होता तो रेडियो तरंगे पृथ्वी पर ना आकर आकाश की असीमित ऊंचाई पर चली जाती। अगर ध्यान रखना ये आयन मंडल नहीं होता तो कौन सी गुरुजी रेडियो तरंगे, ये तरंगे पृथ्वी पर नहीं आती और सीधी सीधी कहां चली जाती, ये आसमान के इतनी ऊंचाई पर चली जाती जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो गुरुजी इससे हमारा क्या फायदा हुआ, हमारा ये फायदा हुआ कि जो रेडियो तरंगे हैं इन तरंगों के द्वारा ये हम क्या कर सकते हैं, आज सुन सकते हैं। जो मैं बातें कह रहा हूं ये बातें आज तक आप तक पहुंच रही है या फिर मेरे पास कोई बैठा व्यक्ति सुन रहा है, इसका मतलब ये बातें सारी से किसके माध्यम से सुन रहे हैं, तो वो सुन रहे हैं रेडियो तरंगे की वजह से। अगर रेडियो तरंगे नहीं होती तो सारे के सारे बहरे होते, कोई भी नहीं सुन सकता। बस मेरे होठ आपको हिलते हुए दिखाई देते लेकिन आपको सुनाई कुछ नहीं देता, और सुनाई नहीं देता तो ध्यान रखना इंटरनेट का विकास भी नहीं होता। इंटरनेट का विकास नहीं होता तो ध्यान रखना संचार के साधन है ये भी या नहीं प्रचलित होते। तो कहने का अर्थ जो संचार का विकास हुआ है, जो इंटरनेट का विकास है, जो सुनने की प्रवृत्ति जो उजागर हुई है वो किसका देन है, वो है रेडियो तरंगे की। तो कहने का अर्थ रेडियो तरंगों, अगर यहां पर लिखता हूं, अगर रेडियो तरंगे नहीं होती तो व्यक्ति ना तो सुन सकता और ना ही इंटरनेट का विकास होता। और ना ही किसका विकास होता, संचार का विकास होता।
कहने कर संचार का विकास, जो आज आप कह रहे हो पहले 3G था, फिर 4G आ गया, 5G, अब 6G 7G की बातें चल रही है, इसका मतलब ये सारा का सारा विकास होने का कारण क्या है, वो है अपने रेडियो तरंगे। अगर रेडियो तरंगे यहाँ पृथ्वी पे आ रहे, वो किसकी देन है, तो वो है अपने किसकी, आयन मंडल की। किसकी देन है, आयन मंडल की। अगर आयन मंडल नहीं होता तो ध्यान रखना ये संसार की सुविधा वगैरह कुछ नहीं होती। लास्ट जो बातें आती है वो आती है अपने बाह्य या फिर चुंबकत्व मंडल की। देखो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की ओर बढ़ता हूं। ठीक है, चुंबकत्व मंडल। चुंबकत्व मंडल ध्यान रखना, इसके बाद वाला जो मंडल है जिसकी हम ध्यान रखना न तो कोई सीमा बनाएंगे न इसकी कोई ऊंचाई बताएंगे निश्चित। इसका मतलब इसके बाद वाला जो मंडल है उस मंडल का नाम क्या है, तो उस मंडल का नाम है बाह्य मंडल। 5 नंबर बात करें तो कौन सा मंडल आ गया, बाह्य मंडल। देखो कौन सा मंडल आ गया, बाह्य। इस बाह्य मंडल की ऊंचाई की बात करें तो आप कितनी लिखोगे, 640 से क्या अधिक। 640 के बाद में जितनी अधिक ऊंचाई, इसकी कोई निश्चित ऊंचाई नहीं है। कुछ किताबें 1000 लिख देती है, कोई 1100 लिख देती है, 1200 लिख देती है। ध्यान रखना इसकी कोई निश्चित ऊंचाई नहीं है, इसकी क्या है, आप अधिक की लिखना। तो बात आती है इसके बाद में, क्या इस मंडल को क्या कहते हैं, क्योंकि इस मंडल के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो नहीं पाई जाती। गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं पाई जाती, इसका मतलब इसे क्या कहोगे, इस मंडल को गुरुत्वाकर्षण मुक्त मंडल कहा जाता है। इस मंडल को गुरुत्वाकर्षण मुक्त मंडल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति नहीं पाई जाती। दूसरी बात करें तो इस मंडल में हल्की गैसें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हल्की गैसें पाई जाती है। ध्यान रखना, जैसे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन, मीथेन या फिर नियोन, इस प्रकार की जो गैसें वो ध्यान रखना इसी मंडल में पाई जाती है। बाहरी गैसें हम कह सकते हैं, पीछे हमने पढ़ी थी, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार की गैसें, ऑक्सीजन, ये सारी गैसें कहाँ थी, नीचे थी, लेकिन इस मंडल में इस प्रकार की गैसें पाई जाती है। और इस मंडल में बात करें, यह वायु मंडल का सर्वाधिक उच्च तापमान वाला मंडल है। कहते हैं कि 640 के बाद में लगभग गुरुजी कितने 1000 से पास लगभग 1100 सेंटीग्रेड तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब ये सूर्य के नजदीक चला गया, इसका मतलब यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाया जाएगा, तापमान। तो सर्वाधिक उच्च तापमान वाला मंडल कौन सा है, तो हम कह सकते हैं कि बाह्य मंडल। निम्न तापमान वाला कौन सा है, तो क्षोभ मंडल। तो ये आपका था वायुमंडल। इसके बाद में हम जो आगे की बातें करेंगे वो किस पे बात करेंगे, वायु दाब की बातें करेंगे, फिर पवनों की बातें करें। तो आप इस वीडियो को ध्यान रखना, पूरा कंटिन्यू देखा करो, देखने के बाद में पता चलता है आपको। तो धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट